जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि जो कि यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट जो कि सॉल्व कर रहे थे। तो मॉडल पेपर नंबर 3 देखते हैं। तो वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन जो है 41 नंबर का क्वेश्चन है कि हल करें 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर 2 गुणे भागे 10 के पावर 3। ये इसमें भाग देना है, अर्थात 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर 2 में भाग कितने का देना है, 10 के पावर 3 का। तो यहाँ 10 के पावर 3 से भाग लगाएंगे तो ये आपका कट जाएगा। यहाँ आएगा 10 के पावर 6 गुणित 10 के पावर 2, अर्थात ये आ जाएगा 10 के पावर 8 आएगा। अगर विकल्प में 10 के पावर 8 में दिया है तो इस तरह से बताएंगे तो हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न का मान ज्ञात करें। तो 10 की पावर 10 प्लस मझला कोष्टक में 26 माइनस 15 गुणित छोटा कोष्टक 20 माइनस 5 भागे 2 गुणे 7 माइनस 5 और 7 माइनस 5 की पावर रेखा कोष्टक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो पहले 7 में से 5 घटा दीजिए, आएगा 2। आएगा कितना, 2। तो यहाँ हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 5/2 गुणित्ते 2 और यहाँ 20 घटाना है। इतने को पहले सॉल्व करते हैं कोष्टक को। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इसको घटाएंगे 15 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 26 माइनस 15 गुणित्ते कितना, 15 और यहाँ पे प्लस 10। अगर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 25 25 है 225 होता है, 225 और ये 26 और प्लस 10, इनको जोड़ देंगे हो जाएगा 36। 36 माइनस कितना, 225। तो 225 इसमें से घटाएंगे, 15 में से 6 गया तो 15 में से 6 घटाएंगे तो 15 में से 6 घटाएंगे आएगा कितना, 9। बचेगा कितना यहाँ 1, तो 1 हो जाएगा कितना 11। 11 में से 3 गया 8, तो 189। ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आ जाएगा 189। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा विकल्प जो है चौथा सही हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 36 और के का लघुत्तम समापवर्तक 72 है, तो के का संभावित मान क्या हो जाएगा। तो 36 और के स्थान पर हम 8 भी लिख सकते हैं, 24 भी लिख सकते हैं और 72 भी लिख सकते हैं। इन सब का लघुत्तम मान क्या हो जाएगा, लघुत्तम माने 36, एक संख्या 36 और 8, इनका भी लघुत्तम आपका 72 होगा। और 24 और 36 का भी लघुत्तम 72 होगा और 36 और 72 का भी लघुत्तम 72 होगा। अर्थात हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प जो हो जाएगा ये आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि होती है, किन तीसरे वर्ष में इसमें 25% की कमी हुई। तो तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात बताना है। तो गांव की जो जनसंख्या यक्स मान लेंगे, अगर यक्स मानेंगे तो ये आपका इस जनसंख्या जो है बढ़ रही है 2 वर्षों में और तीसरे वर्ष में घट रही है। अर्थात कितना लिखिए, 110 लिख दीजिए बटा 100 लिखिए, गुणा में 120 लिखिए, 120 बटा 100 लिखिए और गुणा में कितना, गुणा में क्या लिखेंगे 175 बटा कितना 100। अर्थात यहाँ से 2 जीरो ये कट जाएगा, कट गया। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100 और 4 तियाँ 12 हो जाएगा। 11 तियाँ 33, 33 तियाँ 99 हो जाएगा, 99 बटा 100। तो ये हमारी वर्तमान जनसंख्या या पूर्व की जनसंख्या, अर्थात इनका अनुपात 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात आपका हो जाए 99 और 100। हमारा विकल्प कौन सा सही है, 99 100, दूसरा विकल्प ही सही होगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। तो यहाँ ए है, बी है, सी है, 3 संख्याएं हैं। अगर ये संख्या 100 है तो ये पहली कितना ज़्यादा है, 130 ज़्यादा है। दूसरी कितना अधिक है, 160 अधिक है, 160 अधिक है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात, तो 130 अनुपात 160, पहली दूसरी में अनुपात, ये 30 से 30 कट जाएगा तो 13 अनुपात कितना 16, 13 और 16 का अनुपात हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन है, एक लड़के के पास कुल 60 रुपया है जिसमें 5, 6, 8 के अनुपात में है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। तो यहाँ 1 रुपया लिखिए, यहाँ लिखिए 50 पैसा और यहाँ लिखिए 25 पैसा, ये पैसा में है तो 1 रुपया को एक ही रहने दीजिए। 50 पैसे के अगर होंगे तो 1/2 रुपया हो जाएगा, ये 1/4 रुपया होगा, 1/4 रुपया होगा। सिक्के का अनुपात कितना है, तो ये 5 है,
ये आपका 6 है और ये आपका 8 है। तो हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 में 6 का गुणा करेंगे 3 आएगा, 1/, यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 5 3 8 2 10, तो कुल सिक्का कितना है 10। 10 बराबर कई रुपया है 60, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। हमसे पूछ रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 का अनुपात कितना है 8, तो यहाँ 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 6 48 हो जाएगा। हमारा आंसर 48 आ जाएगा। हमारा विकल्प कौन सा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली जा रही है जो 6 मिनट देरी से चल रही है। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, तो ऐसा करने से ट्रेन अगले स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर दूर है पर समय से पहुंच जाती है। तो ट्रेन की वास्तविक गति क्या है, तो ट्रेन की वास्तविक गति आपसे पूछ रहा है। तो जो कि दूरी कितना है 36 किलोमीटर, अगर वो 36 किलोमीटर की दूरी को किस चाल से चले, यक्स चाल से चलेगा। तो फिर आगे कह रहा है कि जो समय कवर करेगा ये 36 किलोमीटर की दूरी को, अब अपनी चाल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो ये 36 मिनट में ये आपका कवर कर जाता है। अर्थात ये 36/60 कर दीजिए, यही दूरी को बराबर कर दीजिए। तो विकल्प से अगर हल करेंगे तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, या तो हम इसको हल करेंगे द्विघात समीकरण बनेगा, या तो विकल्प से हल करेंगे। अगर हम यहाँ पर इसकी ट्रेन की जो चाल है यक्स बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा रख दें, यक्स बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, विकल्प से हल कर रहे हैं। तो विकल्प में अगर 36 किलोमीटर है तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे, 36 किलोमीटर, तो यहाँ से ये आएगा 36/36 हो जाएगा, और माइनस 36 बटा कितना 36 प्लस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 माइनस कितना 6, तो आपका आ जाएगा 6 से कटाएंगे 6 छाक 36, और 6 4 9 36 हो जाएगा, 4 से कटा 4 9 36 और 4 10 में 40 हो जाएगा। इसको ये आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, तो 1/6 यहाँ पे 1 आपका 10 आएगा, सॉरी 1/10 आ जाएगा, तो 1/10 ये 6 इसको कटाएंगे 1/10, अर्थात हमारी चाल कितनी हो जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि 1400 रुपया में खरीदी गई एक साइकिल को 15% हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ 1400 गुणित कितना 15% हानि माने कितना 85 बटा कितना 100 हो जाएगा, 85/100 हो जाएगा। 2 जीरो 2 जीरो से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 14 गुणित 85, 14 गुणित 85, तो 14 5 70 के 7 हो जाएगा, हाथ से लगेगा 4, 14 अट्ठे कितना होता है, तो 14 अट्ठे 112, 112 में 7 जोड़िए 119 हो जाएगा, तो 1190 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1190 रुपये, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 4 संख्याएं ABCD कुल का औसत 26 है, अर्थात चारों संख्याओं का औसत माने A + B + C + D, इनका योग कर दीजिए, तो 26 चौका कितना हो जाएगा 6 चौ 24 हो जाएगा, 6 6 चौ 24, 4 दूनी 8, 8 2 10 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। और फिर कह रहा A + B, इनका औसत 19.5 है, तो 19.5 गुणित 2 कर दीजिए, 19 दूना 38 और 1 39 हो जाएगा। इनको आप घटाएंगे तो 14 में से 9 गया कितना आएगा 5 आ जाएगा, फिर बचेगा कितना यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा 65। अब 65 में भाग लगाइए 2 का, क्योंकि हमको C और D का औसत पूछ रहा है, तो C + D का औसत पूछ रहा है, औसत माने भाग लगा दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 32.5 आंसर हो जाएगा, 32.5 आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत 25 है। रुमेला का अब तक का औसत 23 अंक है, लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट में भाग लिया। रुमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए शेष 4 टेस्टों में कितना औसत अर्जित करना होगा। तो कुल रघुवीर 12 टेस्ट खेलता है, 12 टेस्टों का स्कोर 25 के हिसाब से बनाता है, तो 25 12 पंजे 60 हो जाएगा, 12 दूना 24, तो 300 कुल बनाएगा, कितना बनाएगा 300 बनाएगा। अब ये तो रघुवीर बनाया, रुमेला जो है, रुमेला कई टेस्ट खेलती है 8 टेस्ट खेलती है, 8 टेस्ट का औसत कितना 23 के हिसाब से, तो 8 तिरिक 24 और 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 184 बना लेती है, लेकिन वो 12 खेलती है और ये 8 खेलता है, अर्थात 4 टेस्ट कम है। 4 टेस्टों में इससे
तो इसको घटा देंगे, यहाँ आ जाएगा 6 आ जाएगा, बचेगा कितना 9, 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा, अर्थात यहाँ 116 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 116, 116 में भाग दीजिए किससे 4 टेस्ट का, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 4 9 36, अर्थात आंसर क्या बनेगा 29 बन जाएगा शेष। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आपका दूसरा विकल्प। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि पी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है और क्यू शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है। यदि उन्हें शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो कार्य पूरे कितने दिन में होता। अब कह रहा है कि पी किसी कार्य को कई दिन में करता है, पी जो है ये 10 दिन में करता है, 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/10 करेगा। 4 दिन तक काम करता है तो 4 दिन में कितना करेगा ये 2/5 करेगा, 2/5 करेगा, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम, तो शेष 1 में से 2/5 घटा दीजिए, क्योंकि ये पी 2/5 काम कर लिया, तो शेष काम एक माने इसको घटाएंगे तो ये 3 बटा कितना आएगा 5 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। अब कह रहा शेष काम को कौन करता है, क्यू करता है, तो 3/5 काम को ये कई दिन में करता है, ये आपका 9 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा। पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। तो पी और यहाँ पे क्यू ये कई दिन में करता है 12 दिन में, ये कई दिन में करता है 16 दिन में, तो इन दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा, 48, तो 12 चौक 48 और 16 तियाँ 48, 12 चौक 48 16 तियाँ 48 हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, कई दिन तक 4 दिन तक, तो 4 दिन तक कितना काम करेंगे, 4 3 7, 7 चौके 28 काम करेंगे, 28 काम, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम 48 में से 28 घटा दीजिए, बचेगा कितना 20 काम। अब आपसे पूछा क्या है, तो 20 काम बच गया, आपसे पूछा है कि कार्य का कितना भाग शेष रह गया, भाग पूछ रहा है, तो 20 काम बचा है, 20 काम बचा है कितने में से 48 में से, 48 में से आपसे भाग पूछा कितना, तो ये आप कटाएंगे 4 से कटाएंगे 4 पंजे और 4 से कटाएंगे हो जाएगा 12, अर्थात 5/12, शेष काम कितना बचा 5/12, तो 5/12 आपका तीसरा विकल्प सही हो। 54 नंबर का क्वेश्चन है कि एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 200 रुपये का निवेश किया, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि हो जाएगी, अर्थात 1 वर्ष और ये 2 वर्ष। पहले वर्ष ये कितना निवेश करती है 200 रुपया, और दूसरे वर्ष उसका निवेश कितना हो जाएगा 400 रुपया। इस पर हमको ब्याज मिलता है, इस पर पहले वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा, इस पर पहले वर्ष पर 5% मिलेगा, तो 5% माने 10 रुपये का ब्याज मिलेगा। कै रुपये का ब्याज मिलेगा 10 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। और इस पर हमको दूसरे साल भी 5% ब्याज मिलेगा इस पर, तो इस पर हमको ब्याज कितना मिलेगा 20 रुपये मिलेगा, और दूसरे वर्ष के लिए इस पर भी 5% का ब्याज मिलेगा, तो 5% का ब्याज मिलेगा 10.5 मिलेगा, अर्थात कुल ब्याज हमको कितना मिल गया, तो कुल ब्याज हमको मिला जो कि चक्रवृद्धि ब्याज 30 रुपये 50 पैसे, तो 30 रुपये 50 पैसे हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिला। और हमारा धन कितना हुआ, तो 2 साल में धन हमारा यही है 400, तो 400 ये जोड़ दीजिए, हमारा कुल टोटल धन हो गया 430 रुपये हो जाएगा, 430 रुपये 50 पैसे, 430 रुपये 50 पैसे। हमारा विकल्प कौन सा सही है, हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेमी है तो इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो इस वृत्त का इसका क्षेत्रफल बताना है। तो क्या बताना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है आपको। तो आप ध्यान समझिए, जब किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ये अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो ये त्रिज्या कितना दिया है 3.5 बराबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे इसका अर्ध परिमाप जो दिया है, त्रिभुज का परिमाप 28 है, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा 14, इसका गुणा करिए 3.5 में गुणा करिए कितने का 14 का, तो ये हमारा क्या आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल
तो यहाँ 14 का गुणा करेंगे, 14 पचे 70 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, और 14 त्रिक 42, 42 सात 49 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 49 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा गुणा करेंगे। तो हमको क्या फार्मूला याद रखना है? अंतःवृत्त की त्रिज्या, किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 49, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला 56 नंबर का क्वेश्चन है, एक वृत्त और उसके अंदर निर्मित एक भुजा वाले स्पर्श वर्ग के बीच सन्निहित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको कह रहा है कि एक वृत्त है, एक आपका ये वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है। क्या बना है? एक वर्ग बना है। तो वह अंदर निर्मित ए भुजा, इस वर्ग की जो भुजा है ए है, तो ये वर्ग का विकर्ण आपको पता हो जाना चाहिए। वर्ग का विकर्ण ए अंडर रूट में 2 होता है, ए अंडर रूट में 2 होता है। यदि वर्ग की भुजा जो है, भुजा ए है, तो वर्ग का विकर्ण जो होता है, विकर्ण ए अंडर रूट में 2 होता है, ए अंडर रूट में 2 होता है। ये वर्ग का अगर ये विकर्ण है तो यही वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो वृत्त का व्यास जो होगा ये आपका वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। वर्ग के विकर्ण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अर्थात तो वृत्त की त्रिज्या जो आर होगी वो विकर्ण ए अंडर रूट में 2 का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अर्थात पाई का मान पाई ही रहने दीजिए, आर का मान माने ए स्क्वायर, और अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माने 2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 4, ये आपसे कट जाएगा। अर्थात जो क्षेत्रफल आएगा पाई ए स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा, इतना मान हो जाएगा। अब कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल ए का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। हमसे कह रहा है कि बीच सन्निहित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात इन दोनों का अंतर निकालना। अंतर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पाई ए स्क्वायर बटे 2 में से ए स्क्वायर घटाएंगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर कामा ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा पाई बटा 2 माइनस 1, 2 का यहाँ गुणा कर दीजिए, अर्थात ए स्क्वायर बटा 2 और कोष्टक में पाई माइनस 2 हो जाएगा। तो अंतर कितना आ जाएगा? ये आपका ए स्क्वायर बटा 2 और पाई माइनस 2। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? हमारा विकल्प ए स्क्वायर बटा 2 पाई, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में 57 नंबर का क्वेश्चन इसी तरह सेम क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इसकी माध्यिका वहाँ पे 9 दिया था, यहाँ कितना दिया है? 11 दिया है। तो क्या करना है कि इनको यक्स 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 कहे है, तो ये 5x हो जाएगा, प्लस 7 4 3 7 और 7 7 और 6 13 13 और 20 हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए 20, बराबर में ये कितना दिया है? 11 दिया है। 11 कई संख्या का है? 1 2 3 4 5, तो 11 पचे 55 हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा? आपका 55 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 5x बराबर कितना? आप यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 35, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। x का मान जब 7 आया तो हमसे अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य पूछ रहा है। अंतिम 3 प्रेक्षण एक हो जाएगा कितना? अंतिम 3 प्रेक्षण x + 4 x + 6 और x प्लस कितने? 7 का पूछ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 7 4 11, 11 प्लस और 7 6 13 हो जाएगा, और प्लस कितना? 7 7 14 हो जाएगा। जोड़ दीजिए इसको, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, और 1 2 3 ये हो जाएगा 38, और बटा कितना? 3, तो 38 बटा 3 आंसर आना चाहिए। 38 बटा 3 अर्थात आपका आ जाएगा कितना? 12.67, 12.67 आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि इस तरह से आपको दिया है, ये आपका क्षेत्र है बीड़ा का 30% है, और वायलिन का 16% है, और गिटार का 25% है, और तबला का आपका 29% है। इन सबको टोटल जोड़ेंगे तो 100% होगा, 100% होगा। हमको पूछ रहा है वायलिन से संबंधित सेक्टर कोड का मान कितना होगा। तो वायलिन से संबंधित सेक्टर कोण का मान कितना होगा? हमसे पूछ रहा है वायलिन से संबंधित सेक्टर कोण का मान कितना होगा। तो अर्थात ये पूरा जब 100% है, 100%, तो ये 360 में होगा। तो वायलिन का पूछ रहा है, वायलिन कितना है? 16, ये आपका 16 है। इसको कटाएंगे, 1 0 1 0 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हमको पॉइंट में बताना है, तो 16 छक्का कितना हो जाएगा? 96 का 6 आ जाएगा। 16 तियाँ 48, 48 और 9
आपका 48 और 9 हो जाएगा 57। 57 एक अंक पे पॉइंट लगा दीजिए, अर्थात सेक्टर कोण का मान 57 दशमलव कितना 57.6 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं कि जो कि ये आपका एंगल वृत्त होता है, यहाँ पर आपका केंद्र होता है, ये पूरे राउंड का मान, ये पूरे वृत्त का मान, सर्कल का मान जो होता है ये 360 अंश होता है। कितना होता है 360। अब इसमें अगर इस तरह से डिवाइड करता है तो ये भाग जो होता है ये 100% परसेंटेज में अगर देखा जाएगा तो ये 100% के बराबर होगा, 360 अंश के बराबर होता है। इस तरह से चाहे 360 अंश 100% के बराबर या 100% 360 अंश के बराबर होता है। तो यही आपको यहाँ कहा है कि 100% 360 के बराबर, तो 16 आपसे पूछ रहा है 16% किसके बराबर होगा, किस डिग्री के बराबर होगा, तो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है इसी तरह से कि यदि कुल 300 छात्र हैं, कुल संख्या 300 है, 100% की वैल्यू 300 है, तथा तबला बजाने वाले और बीड़ा बजाने वाले के बीच का अंतर कितना है। तबला बजाने वाले और बीड़ा बजाने वाले के बीच का अंतर कितना है, तो हमसे कुल 100% की जो वैल्यू दिया है, कितना 100% की वैल्यू हमको 300 दिया है, तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1% की वैल्यू 3 आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है तबला बजाने वाले और बीड़ा बजाने वाले के बीच का अंतर कितना है, तो अंतर यहाँ 1% का है, तो 1% का अंतर कितना है 3। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन दिया है, तो इस तरह से आपका ग्राफ दिया है ऑफ द रियल इन द लाख में, और आपको ये सन दिया है इतने इतने में। तो कह रहा है कि किस वर्ष इंजनों का निर्माण सबसे अधिक है। तो यहाँ देखिए ये आपका 2012 में 2 लाख है, 2013 में 4 लाख है, 2014 में आपका 2 लाख है, 2015 में सबसे निर्माण 8 लाख का है, और 2016 में आपका 6 लाख है। तो किस वर्ष इंजन का निर्माण सबसे ज़्यादा है, तो ये आपका 2005 में आपका आंसर हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसी के आगे हम थोड़ा हिंदी का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। उपत्यका का विलोम बताइए। उपत्यका का विलोम क्या हो जाएगा, उपत्यका का विलोम अधिपत्यका होता है, अधिपत्यका होता है। उपत्यका का विलोम क्या होता है, अधिपत्यका होता है। जिसका जन्म, ये आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अधिपत्यका होता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प का चयन कीजिए। तो जिसका जन्म पहले हुआ होता है उसको हम कहते हैं क्या, अग्रज कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं, उसे हम अग्रज कहते हैं। अगला देखते हैं 63 नंबर का क्वेश्चन। जिसका निवारण न हो सके, जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द, जिसका निवारण न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसके लिए अनिवार्य होता है। क्या होता है, अनिवार्य होता है। अनिवार्य, अनिवार्य होता है। जिसका निवारण न हो सके उसके लिए एक क्या होता है, अनिवार्य होता है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाथ माने अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो बेसहारा अनाथ का होता है, यतीम अनाथ का होता है, निराश्रित अनाथ का होता है, अनाड़ी नहीं होता, अनाड़ी। आपका तीसरा विकल्प आपका सही है। 65 नंबर का क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची नीरज होता है। क्या होता है, नीरज होता है। आप लोगों को रटा हुआ चीज़ है, कमल का पर्यायवाची नीरज होता है। शुद्ध, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध चयन, तो आपका दुर्निवारण होता है, नहीं, दुर्निवार, ये गलत हो गया, दुर्निवार होता है, दुर्निवार होता है। आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। दुह निवारण नहीं होता, दुर्निवार होता है। आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कमजोर व्यक्ति नहीं, चालाक व्यक्ति नहीं, अनुभवी व्यक्ति नहीं, अनुभवहीन व्यक्ति। आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर का, ऐरा गैरा नत्थु खैरा का मतलब बताइए। ऐरा गैरा नत्थु खैरा का मतलब बताइए। तो कमज़ोर आदमी, होशियार आदमी, मामूली आदमी, गवार आदमी। तो मामूली आदमी, ऐरा गैरा नत्थु खैरा, मामूली आदमी। आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 69 नंबर का क्वेश्चन, वह जल्दी चला गया डैश डैश ट्रेन पकड़ सके। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प, ताकि, की, और इसलिए। आपका कौन सा विकल्प है कि वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके, ताकि ट्रेन को पकड़ सके। ताकि आपका सही हो जाएगा। यहाँ क्या भरा जाएगा, ताकि भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, ताकि आपका आंसर हो जाएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरें। विश्व में डैश डैश 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों डैश डैश देश में रहते हैं। पैदा, यहाँ विश्व में पैदा मुक्त, गलत। प्रत्येक
प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। तो ये आपका सही सटीक बैठेगा। प्रत्येकशील, प्रत्येक यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, शील हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, शील हो जाएगा। तो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 71 नंबर का क्वेश्चन, एक ही विधेयक हो जिसमें, तो सरल वाक्य में एक ही विधेयक होता है। सरल वाक्य में एक ही विधेयक होता है, मिश्र वाक्य में कई विधेयक, माने संयुक्त वाक्य में 2 विधेयक होते हैं आपके। 72 नंबर का क्वेश्चन, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को तो आपका हो जाएगा क्या, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और समास 2 शब्द के मेल को समास कहते हैं। प्रत्यय आपका अंत में जुड़ता है, उपसर्ग आपका पहले जुड़ता है। आपका 73 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित संधि विक्षेप की संधि क्या होगी। जलधन ओद, जलधन ओद, जलधन ओद। ओद का मतलब अ के बाद अगर ओ आए, अ के बाद ओ आए तो अ हो जाता है। क्या हो जाता है, अ। तो अ किसमें लगा हुआ मात्रा है, आपका चौथा विकल्प में। इसमें कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। 74 नंबर का क्वेश्चन, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता। द्वंद्व समास में विलोम शब्द होते हैं एक दूसरे के। दुख समास का पहला पद संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास में विशेषण होता है। 75 निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। तो चक्रपाणी में आपका कौन सा समास है, तो आपका बहुब्रीहि समास है चक्रपाणी में। आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 76 नंबर है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है। जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होता है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के भेद अगर पूछा जाए तो 5 भेद होते हैं। तो 5 भेद में आपको अगर पूछा जाए तो कौन कौन से भेद हैं, तो छेका अनुप्रास अलंकार होता है, वृत्तानुप्रास अलंकार होता है, लाटा अनुप्रास अलंकार होता है, श्रुत्या अनुप्रास अलंकार होता है, और अंत्या अनुप्रास अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको पहचानने का ट्रिक क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु मनु जानो मानो आता है। यमक अलंकार में माने कि एक शब्द कई बार आए, अर्थ माने कि एक शब्द के अर्थ अलग अलग हों। ठीक, एक शब्द के अर्थ अलग अलग हो। यमक अलंकार जैसे काली घटा का घमंड घटा। श्लेष अलंकार में अर्थ चिपका हुआ आता है। रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गए ऊपरे मोती मानुष चून। ये आपका उदाहरण हो जाएगा। ठीक, 77 नंबर का क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक, अगला आपको निर्देश दिया हुआ है 78 से 80 तक एक गद्यांश दिया गया है। इससे संबंधित प्रश्नों को पढ़कर आपको विकल्प करना है। तो गद्यांश को एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को धीरे धीरे आपको दिखा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, बाकी आप पढ़िएगा इसको धीरे धीरे, तब आप आंसर निकाल लेंगे। आंसर हम बता दे रहे हैं आपको, इस पर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। बाकी हिंदी को क्लास मैंने विलोम शब्द और अनेक शब्दों का एक शब्द दिया है आप लोगों को, आप उसको देखिए, उससे ही प्रश्न आपको को विलोम शब्द मिल जाएगा। उससे बाहर एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं मिलेगा। तो 78 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है। उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है, तो उपयुक्त गद्यांश का शांत रहो सुखी रहो। तीसरा आपका विकल्प सही है, शांत रहो सुखी रहो। 69 नंबर का क्वेश्चन, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया जाता है। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति का क्या नाम दिया जाता है, तो महायोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महायोग। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। उसको पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा, ये शब्द ही मिलेगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन सा रोग दूर होता है। क्रोध को काबू में रखने से कौन सा रोग दूर होता है, तो आपका अशांत रहना, चीखना चिल्लाना, मन के गुब्बार, पाचन क्रिया से जुड़े। पाचन क्रिया, क्रोध से काबू रखने से मुख्यतः कौन सा रोग दूर होता है, तो पाचन क्रिया से जुड़े। पाचन क्रिया आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ये आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। ठीक, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगला आपको जो कि चौथा नंबर का प्रैक्टिस सेट का मैथ और हिंदी आपको अगले वीडियो में बना के दे दिया जाएगा। आप लोग